हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वॉइस क्लियर है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें कवर करी थी। मैंने आपको कुछ चीजें प्रॉपर्टी बताई थी डॉट प्रोडक्ट की। ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट वगैरह क्या होता है। कोप्लेनर वेक्टर के बारे में हमने कुछ चीजें देखी थी और बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अच्छा, याद करो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, जब भी ऐसा एक्सप्रेशन आए तो ये कौन से फॉर्मूले में आता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। हाँ, उस वाले फॉर्मूले में ये वाला फंक्शन आता है। अब यहाँ पे आपको तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए। मिनिमम वैल्यू पूछिए मतलब कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ रही होगी, ग्रेटर देन या लेस देन वाली। और वो वाला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी यूज हो रहा होगा। तो बताओ कैसे रिलेट करें इनको आपस में? नहीं, ए एम जी एम यहाँ पे नहीं होगा। तो पहली बात ये पता भी नहीं है ना कि नंबर पॉजिटिव है कि नहीं। ए एम जी एम तभी अप्लाई होता है जब क्वांटिटी पॉजिटिव हो, ध्यान रखना। मुझे एक चीज पता है कि फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है ये वाला, मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का होल स्क्वायर, है ना। और किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? बोलो। चलो पता करो यहां से इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, अप्लाई करो फॉर्मूला। नैतिक, आपके ग्रुप में कुछ मैसेज किए गए, एक बार आप रिप्लाई करो अभी क्लास के बाद, ठीक है? नैतिक, यस सर। ग्रुप पे एक्टिव रहा करो। वो ग्रुप आपके लिए बनाया है, हमारे लिए नहीं है। अदरवाइज लीव कर दो उस ग्रुप को, अगर एक्टिव नहीं रहना है तो। उस पर कुछ मैसेज है, उनको रिप्लाई करो जल्द से जल्द। यस सर। जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। करेक्ट, -3/2। ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था कल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इन सबकी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 + 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये प्लस, ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 उधर जाके फिर डिवाइड हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या आएगा? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। हाँ, है ना? तो बताओ Yes, sir. मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो मिनिमम क्या आएगा? -3/2। अंडरस्टूड? Yes. अब देखो, ये सिमेट्री भी होगा एक्चुअली में। ये जो मिनिमम वाली कंडीशन है ना, ये ऐसी दिखेगी। सॉरी, ये मान लो वेक्टर ए है 1 यूनिट का, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। और इन तीनों के बीच में एंगल होगा 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री रख के इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 1/2 आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -3/2। क्योंकि देखो, -3/2 कब आएगा? जब ये भी -1/2, ये -1/2, ये -1/2। और -1/2 कौन से पे एंगल पे होगा? 120 डिग्री पे, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 1 है। क्लियर है? बोलो। ये -3/2 कब बनेगा? जब ये -1/2, ये -1/2, ये -1/2। और -1/2 -1/2 मतलब एंगल तीनों के बीच में कितना हो जाएगा? 120 डिग्री।
तो -3/2 पे ऐसा डायग्राम बना। हाँ, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जनरली होता नहीं है, लेकिन आप अभी क्लास में आप सीख जाओगे उसके बाद हो जाएगा। एक बार ट्राई कर लो। सॉरी, पहले इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखो क्या रिलेशन आ रहा है। अगेन एबीसी आपकी यूनिट वेक्टर है, जल्दी से सिंप्लीफाई करो। तो इसमें अगर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, देखो क्या आ रहा होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ b डॉट सी प्लस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी इक्वल टू 9, इक्वल टू 9। अब यहाँ पे सबकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और -2 कॉमन ले लोगे, क्या बचेगा, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 9। जाएगा 2 6 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा 3 3, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा, तो देखो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये वही केस हो गया, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर ही है, यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर है और इसकी वैल्यू मिनिमम आ रही है, मतलब इन तीनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120. 120। तो तीनों के बीच में एंगल मुझे पता चल गया। अब जो वैल्यू पूछी है उसका भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा। अब ये जो वैल्यू पूछी इसके होल स्क्वायर की वैल्यू पता कर लो, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो होल स्क्वायर का ही पता है। इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 मॉड a का होल स्क्वायर 25 मॉड b का होल स्क्वायर 25 मॉड c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, तो 2 इंटू दिस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 a डॉट b प्लस 2 इंटू b डॉट c, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 25 b डॉट c प्लस 2 ac। अंडरस्टूड और नॉट एवरीवन? Yes, sir. अब सबकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू पुट अप करोगे अगर आप, तो देखो कितना आ जाएगा कैलकुलेशन। ये 4 इंटू 1 4 प्लस 25 प्लस 25 प्लस यहाँ पे देखो ये आएगा 20 इंटू a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो a इंटू बी का मैग्नीट्यूड वापस 1 आएगा, तो 20 कॉस थीटा 1 प्लस 50 कॉस थीटा 2 प्लस 20 कॉस थीटा 3, क्योंकि a डॉट सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ c इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, मैग्नीट्यूड तो सबका 1 ही है, तो ये आपके पास क्या आएगा 4 प्लस 50 अब कॉस थीटा 1 आपको पता ही है कितना है, -1/2, कॉस थीटा 2 भी कितना है
-1/2 और cos θ3 भी कितना है -1/2। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अब यहाँ वैल्यू पुट अप करके देख लो, कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं गलती ना हो। 4 25 25 और ये 54 -10 -25 -10 अच्छा 9 आ रहा है। तो 54 माइनस ये कितना हो जाएगा माइनस 45 दैट इज 9। इसके होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √9 दैट इज 3। अपन ने होल स्क्वायर निकाला था, Yes, sir. होल स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 आ रही है तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3। क्या समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का बी पे प्रोजेक्शन, द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी कैप एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज बी डॉट ए कैप। या फिर आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला सिखाया था याद करो। ए डॉट बी कैप का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या बताया था? ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और बी और ए का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। a into b upon magnitude of b, a into b upon magnitude of a, projection of a on b and projection of b on a। अच्छा ये क्या है? लेंथ है, ये प्रोजेक्शन की लेंथ है। मतलब आपको क्या है इसका इस पे प्रोजेक्शन, मतलब ये जो लेंथ है ये बता रहा है। अगर कभी पूछा प्रोजेक्शन वेक्टर, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा तो मतलब इस लेंथ को इसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करो। अब लेंथ कितनी आ जाएगी? a इंटू बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये लेंथ, ये प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग बी, बी वेक्टर। तो अलोंग बी वेक्टर मतलब मल्टीप्लाई बाय बी क्या। तो कभी सिर्फ प्रोजेक्शन पूछे तो प्रोजेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर कभी कोई प्रोजेक्शन वेक्टर तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देना। डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग बी वेक्टर। अंडरस्टूड? Yes. ओके, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, घर पे ट्राई कर लेना, आसान है। ये वाला ट्राई करो सब लोग। गिवन डेटा को बस ढंग से उतारो, हो जाएगा। वापस a माइनस बी माइनस सी की वैल्यू पूछिए तो उसका स्क्वायर करके वैल्यू निकालना, उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालना तो अपना आ जाएगा। करो ट्राई एक बार अच्छे से, सब लोग कोशिश करो।
गिवन डेटा को ढंग से देखो। तीनों का मैग्नीट्यूड पता है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए। यहां से क्या डेटा आ रहा है ध्यान से निकालो। अच्छा बताओ, बी ऑन ए का प्रोजेक्शन, बी का ए पे प्रोजेक्शन क्या होगा, जल्दी बताना। बी का ए पे प्रोजेक्शन। सर बी डॉट ए अपॉन वेक्टर इनटू वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हाँ हाँ हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सी का ए पे प्रोजेक्शन था, सी डॉट ए, और ए पे प्रोजेक्शन ले रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए से डिवाइड करते थे। ऐसे याद रखना सबको, जिस पे प्रोजेक्शन लेते हैं उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए क्या हो जाएगा, सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन क्या आया, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट ए, या फिर ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, एक रिलेशन ही आ गया। हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बोला बी इज परपेंडिकुलर टू सी, तो बताओ इनसे क्या रिलेशन आएगा। बी अगर हाँ, यहाँ इनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। एक रिलेशन और आगे। अब जो पूछा है ये तो ऐसे डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट सी। अब हमें सबकी वैल्यू पुट अप कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, ये ए डॉट बी और ए डॉट सी तो सेम थे, ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या थे, सेम, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना, प्लस माइनस। और बी डॉट सी आपका 0 था, ये तो सब 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो कितना Yes, sir. 36, और 36 से तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 36। अंडरस्टूड? यस सर। अब देखो ये वाले क्वेश्चन डुएबल होते हैं, मतलब इस चैप्टर में बहुत बहुत वेराइटी आती है। हार्ड से हार्ड लेवल, एडवांस से एडवांस में भी बहुत टफ टफ वेराइटी आती है। सारा आपके लिए फिजिबल नहीं है करना, और ना ही सजेस्ट किया जाएगा, समय भी इतना नहीं है। लेकिन आपके पास ये जो इजी मीडियम लेवल के ये जो इस वेराइटी के क्वेश्चन है जिसमें मैनिपुलेशन करना रहता है, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालना है, ऐसी वेराइटी को आप करके आना। क्लियर है? यस सर। ओके। इसके बाद रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये वापस मैं एक बार समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास ये आपकी तीनों एक्सिस है, जो कि आपको पता है म्यूचुअली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोई वेक्टर है, मान लो पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो हमने पहले एक बार डिराइव किया था। तो बताओ ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या आएगा, एक्स आएगा प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हाँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्चुअली ये है क्या, एक्स का मतलब क्या, एक्स इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस, है ना। एक्स क्या है, इसका प्रोजेक्शन है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, याद है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था तो ये लेंथ एक्स आई थी। एक्स इज व्हाट, Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस। ये जो y की वैल्यू ये क्या है, ये y है आपका, तो y इज प्रोजेक्शन ऑफ Projection of OP on Y. ओपी वेक्टर ऑन y एक्सिस। वेरी गुड। और z हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन z एक्सिस। मतलब तीनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग, तो ये प्रोजेक्शन मतलब ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन। मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ डायरेक्शन, मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ये सब क्या है, उसके अलॉन्ग डायरेक्शन है।
तो ये हमको समझ में आता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस दे देंगे एक्स वाई जेड के अलावा। अब ज्यादातर क्वेश्चन में हमें आदत भी होती है सारा कुछ करने की एक्स वाई जेड में ही, तो जनरली यही हैबिट रहती है एक्स वाई जेड के टर्म्स में चीजें रहती है। लेकिन कभी कभी कुछ अच्छी वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन में आपको जो एक्सिस है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, वो आपको मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दीजिए। बोला कि देयर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ए बी एंड सी, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और वापिस से कोई पॉइंट ओपी वेक्टर है, तो ये ओपी वेक्टर लिखो। अब ओपी वेक्टर कितना होगा, है ना। पहले तो आसान था, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट पता था तो डायरेक्ट लिख दोगे एक्स आई के, वाई जे के, जेड के। अब आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर दिया हुआ है और बोला तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो एबीसी के टर्म्स में ओपी वेक्टर क्या होगा ये पूछा गया। तो देखो कैसे लिखोगे, ओपी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन बताओ क्या है, अभी बताया था। ओपी का ए के अलोंग प्रोजेक्शन, ओपी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यस सर, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ए वेक्टर। बताओ प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ए वेक्टर सबसे पहले क्या आएगा, जैसे यहाँ पे अपन क्या लिखा था प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, वैसे यहाँ पे क्या होगा प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ए वेक्टर। तो ओपी का ए वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा, ओपी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना। यस सर, और डायरेक्शन क्या होगी, ए कैप, यस सर, डायरेक्शन क्या होगी ए कैप, अंडरस्टूड। अब यस इसको शॉर्ट में ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर अपॉन मतलब प्रोजेक्शन को लिखने का एक और तरीका भी है। तो ओपी वेक्टर को क्या लिख दोगे, ओपी डॉट ए कैप, ये आपका प्रोजेक्शन हो गया, और डायरेक्शन क्या है ए कैप। इसी तरह से ओपी का बी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ओपी डॉट बी कैप इंटू बी कैप, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है बी कैप। और ओपी का सी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, ओपी डॉट सी कैप इंटू सी कैप, अंडरस्टूड। यस ये जो किया था पहले भी तो ये किया था, एक्स इंटू आई कैप। एक्स मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, वाई मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, एंड जेड मतलब प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन जेड एक्सिस। तो जैसे हम इसको रेक्टेंगुलर हमने रिजोल्यूशन करा, वैसे किसी और वेक्टर को किसी और रेक्टेंगुलर एक्सिस में रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। अगर कभी कभी अगर आपको बहुत रेयर मतलब कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन आया तो उसमें ये वेराइटी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो एक्स वाई जेड की जगह आपको ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर दे दिए और उसको अलॉन्ग अगर आपको ओपी वेक्टर लिखना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। यस सर। ओके लिख लो इसको जल्दी से एक बार, बाकी नॉर्मल वाला ऊपर वाला तो पता होना ही चाहिए आपको, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद हमने अगला जो पढ़ा था वो था आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था अगर ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, सॉरी डायग्राम थोड़ा, मान लो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा मान लो थीटा। तो ए क्रॉस बी करने पे हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी करने से हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ये क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होती है एन कैप। डायरेक्शन क्या होती है एन कैप, और एन कैप डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की तरफ घुमाओगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, है ना। और ये जो वेक्टर आता है ये दोनों ए और बी दोनों से क्या होता है परपेंडिकुलर। ये जो वेक्टर आता है दोनों ए और बी से क्या होता है परपेंडिकुलर, अंडरस्टूड एवरीवन। यस सर, यस सर। तो ध्यान Yes, रखना ए क्रॉस बी जो होता है विल बी परपेंडिकुलर टू ए, एंड ऑल्सो ए क्रॉस बी जो होगा वो ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है ना। यस सर, यस सर। ध्यान रखना ए क्रॉस बी से जो ए क्रॉस बी मतलब एक वेक्टर आएगा वो वेक्टर ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होगा।
इसके अलावा हमने और कुछ भी प्रॉपर्टी देखी थी, ए क्रॉस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, ए क्रॉस बी प्लस सी अगर दिया हो तो ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। इसको कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, आया ना। अच्छा बता, ए क्रॉस ए कितना होता था? 0 जीरो, सर 0 क्योंकि दोनों के बीच में एंगल वो है। यस सर। इसके अलावा एक चीज और देखी थी, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो यहां से आपने क्या बोला था, ए एंड बी कैसे होंगे, सर कोलिनियर। कोलिनियर कोलिनियर। क्लियर है, ये सारी बातें हमने देखी। अच्छा, ए क्रॉस बी निकालते कैसे थे, सर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से। यस सर। ठीक है, वेक्टर ए मान लो है आपका a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और वेक्टर बी आपका है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस बी से क्या हो जाएगा, याद है ना सबको, i j k, फिर एक ए वेक्टर के कोफिशिएंट a1 a2 a3, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k a1 a2 a3 और b1 b2 b3। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर अच्छा चलो, एक चीज और बताओ, बहुत अच्छी है। अगर मैं ये वैल्यू पूछता हूँ, ए क्रॉस बी डॉट ए, इसका आंसर निकालो कितना है। सर बी क्रॉस ए। नहीं, सर 0। जीरो, वेरी गुड। और ए क्रॉस बी डॉट बी, सर वो भी 0। वो भी जीरो। सर ये भी zero 0 होगा। आएगा। कारण समझ में आ रहा है क्यों? यस सर बी क्रॉस बी वेक्टर जो है बी ना वेक्टर वो दोनों सर के 0 हो परपेंडिकुलर जाएगा। होगा। नहीं नहीं, कारण क्या है, एक एक जना समझो को, एक ही करके। हाँ, जीरो क्यों है? सर ये परपेंडिकुलर हो, हाँ, वेरी गुड। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, बताया था अभी, यस सर। है ना। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलता है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से जो वेक्टर आएगा वो ए की क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दो परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। सेम यहां से भी ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा और ये जो वेक्टर है, ये दोनों भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर का जब दो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर ओके, तो ध्यान रखना है। चलो, ये बहुत अच्छा फंडामेंटल क्वेश्चन, करो ट्राई।
आया आंसर? यस सर आ गया। क्या आया बताओ? यस 7/√2 जे कैप प्लस के कैप। 7/√2 JK plus KK. ओके, एनीवन एल्स? ये आ रहा है? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन फंडामेंटल पे था। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7, 7 मैग्नीट्यूड। अब देखो जब भी मैग्नीट्यूड दे आपको, ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो भी आपको वेक्टर रिक्वायर्ड है, वेक्टर निकालोगे कैसे? उसके मैग्नीट्यूड को उसके डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है 7, और डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना? सबको बताया था ना डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्लियर है? बोलो। यस अब मेरा जो वेक्टर है, क्या बोला है? अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 विच इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर। मेरा जो वेक्टर है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने बोला लेट इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं अभी के लिए, और दूसरे वाले को बी वेक्टर नाम दे देते हैं। और आपको क्या चाहिए? वेक्टर परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस टू वेक्टर। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? बोलो, कौन सा वेक्टर एक होगा? और ए क्रॉस बी, है ना? ए क्रॉस Yes. बी वेक्टर ही तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। दैट इज आई जे के 2 -1 1 1 1 -1। इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ रहा है? सर minus 3 J कैप प्लस 3 के कैप। यस 3 सर। के प्लस 3 के। ओके, क्रॉस चेक कर लेना बाकी लोग भी सब। 0 आई के प्लस 3 जे के प्लस 3 के। ये आपका है वेक्टर परपेंडिकुलर, लेकिन आपको डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर। तो आप यस इसके बाद क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। उसके लिए इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो 3 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो देखो ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाहर आके 3 बाहर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा 1√2। क्या बचेगा? √2। तो बचेगा जे कैप प्लस के कैप। ऊपर वाला 3 नीचे वाले 3 से कॉमन आके कैंसिल आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? डायरेक्शन। ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, मतलब डायरेक्शन आ गया। इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 7/√2 जे कैप प्लस के कैप। अंडरस्टूड एवरीवन? yes sir. तो ध्यान रखना, Yes. मैग्नीट्यूड दिया हो तो डायरेक्शन निकाल के मल्टीप्लाई करना रहता है। और डायरेक्शन कौन सा वाला वेक्टर था? दोनों के परपेंडिकुलर। दोनों के परपेंडिकुलर मतलब ए क्रॉस बी। तो ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन आने चाहिए आपको, ये आपके बोर्ड्स में भी आ सकते हैं। चलो ये सारी प्रॉपर्टी में देख ली। अब ये ट्राई करो। A and B are two unit vectors. C is a vector such that angle between A and C is π/12। और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और अब देखो क्वेश्चन दिखने में अजीब ही दिखेगा, वेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होगा। बहुत मतलब ज्यादा बहुत सी बार ऐसा होगा ही सही कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपको इस तरह से मैनिपुलेटिव दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं है, हो सकता है। आसानी शांति से ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो सारा गिवन डेटा ढंग से उतारो पहले। एंगल बिटवीन ए एंड सी π/12 है। ए और सी के बीच में एंगल π/12 है। और बस इतना सा डेटा गिवन है, फिर बाकी जो डेटा है वो क्या गिवन है? बी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए। तो जो बी, ये बी वेक्टर है, दो वेक्टर के सम के बराबर है। आपको सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सी का क्या जनरेट करना? मैग्नीट्यूड। अब बताओ रिलेशनशिप इतना ही है आपके पास, इतना ही रिलेशन है। अब सी का मैग्नीट्यूड कैसे जनरेट करें बताओ, क्या तरीका अपनाएंगे? थोड़ा सा सोचो, हो जाए। सर
हाँ बोलो क्या करें? सर सी और बी को एक साइड में रखकर उसे उसका स्क्वायर कर दें। सी और बी को एक साइड रखे, एक साइड रखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक साइड भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। सी और बी को अगर एक साथ रखोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके बीच में एंगल आपको पता नहीं है। बी और सी को अगर आप एक साथ रखोगे तो उनके बीच में एंगल पता नहीं ना, स्क्वायर करोगे तो, है ना? यस तो बी और सी को साथ में रखने से फायदा नहीं होगा, इस बी को अकेला ही रहने दो, और ए और सी पहले से साथ में है। अब दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है, तो मैंने आपको बताया था दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो क्या इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे? बोलो, ये दो वेक्टर है आपस में इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, है ना? यस सर। यस सर। यस यस सर। इक्वल होगा, इन दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दे, करो अप्लाई, वो पता करो कितना आ रहा है। अप्लाई करो एवरीवन, आपको पाई बाय 12 की वैल्यू बता। अच्छा, पाई बाय 12 निकालोगे कैसे? और साइन पाई बाय 12 निकालने का तरीका क्या होगा? सर पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, नॉट 6। यस सर। साइन पाई बाय 12 कैसे निकालोगे? साइन पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, फिर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, मैं वो वैल्यू में रख देता हूँ, आप लोग बाकी कैलकुलेशन करके आंसर बताओ कितना है। सर पाई बाय 6 ही तो होगा सर, 30 डिग्री 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। पाई बाय 6 होगा, हाँ हाँ 6 Yes. अभी, हाँ ठीक है, सॉरी पाई, यहाँ पे तो माइनस पाई बाय 12 आएगा ना। ठीक है, तो ये, अच्छा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4 करता तो पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, अब देखो, अब पाई बाय 2 जाएगा, यस सर। यस सर। है ना? पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, 6। ठीक है, इसको ओपन करो सब लोग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, है ना? मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, सी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा? सी इंटू ए इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अच्छा ये बताओ, सी डॉट सी क्रॉस ए कितना होगा? सी डॉट सी क्रॉस ए का कितना होगा? सर 0। 0 होगा ना? बाकी लोग क्या समझ नहीं आ रहा? अभी सिखाया था कुछ देर पहले। सी क्रॉस ए डॉट सी कितना होगा? 0 ही तो होगा। यस सर। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ए कैप वापिस 1 है आपका, और बी कैप भी 1 था, और ये साइन स्क्वायर पाई बाय 12 मतलब √3 माइनस 1 बाय 2 √2 का होल स्क्वायर। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। देख लो एक बार सब लोग ध्यान से, किसी को डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझ में तो पूछ लो।
सर ए कैप का स्क्वायर कहाँ गया? ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 था, और यस सर। बी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 था। अंडरस्टूड? यस यस सर। ओके, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना आता। अब एक होती है लैग्रेंजे आइडेंटिटी। अब ये रिजल्ट कभी कभी काम आ जाता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है। ए क्रॉस बी के होल स्क्वायर का रिजल्ट, तो देखो ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मतलब ए क्रॉस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 2 बार मल्टीप्लाई किया मतलब ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, जो कि हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, हाँ मतलब वही बात है, या फिर आप इनकी वैल्यू भी रख दोगे तो भी वही आएगा। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप, और ये भी कितना हो जाएगा? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। ये मैग्नीट्यूड अलग निकल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा एन कैप डॉट एन कैप, है ना। एन कैप डॉट एन कैप 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना था। अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। Yes, sir. यस इस रिजल्ट को याद रखना तो रख भी सकते हो, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर एक पेलोग्राम जिसकी दो साइड्स ए और बी है, एक पेलोग्राम जिसकी दो साइड्स अगर ए और बी है, तो उस पेलोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। उस पेलोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड ए और बी है, उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। ये सारी बातें बता दी थी आपको, क्लियर है। यस एक रिजल्ट ये भी ध्यान रख लेना कि एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल अगर गिवन हो D1 और D2 वेक्टर, तो उसका एरिया भी निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट एक्चुअली में, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2, क्लियर है। तो ये 3 रिजल्ट आप ध्यान रखना है। ओके, चलो ट्राई कर लो एक बार ये भी। ध्यान से पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, इस थोड़े 2022 में पेपर टफ ही आया था, उसी के क्वेश्चन इसलिए ले लिए मैंने। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, और देखो क्या तरीका अपना सकते हो। स्टार्टिंग में टफ लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, क्लास में अटेंटिवली सुनते जाओगे, घर पे जाके रिपीट करोगे, तो आपको मेथड ध्यान में रहेगा। ढंग से क्वेश्चन को उतारो, वो देखो क्या क्या दिया हुआ।
एनीवन आंसर आया? बी और सी के बीच में एंगल निकालना, तो बी और सी के बीच में एंगल का रिलेशन कैसे डेवलप करोगे? एंगल बिटवीन बी एंड सी, सोचो। क्वेश्चन का गिवन डेटा देखो मैंने उतार दिया आपके सामने। ए और बी पैरेललोग्राम पे डायगोनल है जिनका एरिया, अच्छा इसका यूज कैसे करेंगे? एरिया 2√2 है तो सर मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी को निकालेंगे। लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मतलब क्या लिखोगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा क्या? सर हाफ ए क्रॉस हाँ, बी वो डायगोनल वाला मैग्नीट्यूड फॉर्मूला इज अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइड्स गिवन नहीं है, यहाँ पे डायगोनल गिवन है। तो अभी एक फॉर्मूला बताया था क्वाड्रिलेटरल का, क्वाड्रिलेटरल भी तो एक पैरेललोग्राम ही है यस। है ना? तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला भी बताया था, हाफ d1 क्रॉस d2, तो हो जाएगा 2√2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 4√2। क्लियर है? यस। अच्छा, इससे क्या रिजल्ट आ सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4√2। ए का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ था 1 के बराबर, तो यहां से क्या आ जाएगा? बी साइन थीटा इक्वल टू 4√2। अच्छा, इसके अलावा एक रिजल्ट होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी कैंसिल हो गए, cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना आएगा? π/4। एक्यूट एंगल बोला था क्योंकि साइन थीटा cos थीटा इक्वल कहाँ पे होते हैं? π/4 पे है ना? यस सर। यहाँ से देखो, यहाँ पे रख दोगे तो Yes, मैग्नीट्यूड ऑफ sir. बी भी आ जाएगा यहाँ से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा साइन π/4 कितना हो जाएगा? 1/√2 इक्वल टू 4√2। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा, बोलो 4√2 into 2 दैट इज 8। अंडरस्टूड यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो देखो अपन ने ए का मैग्नीट्यूड पता कर लिया, बी का मैग्नीट्यूड पता कर लिया, ए और बी के बीच में एंगल भी पता कर लिया। अब बी और सी के बीच में एंगल का रिलेशन कैसे डेवलप करें? बी और सी के बीच में सर 2b को दूसरी साइड भेज दें और स्क्वायर कर दें। हाँ, ये भी कर सकते हैं। देखो अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, जिसके बीच में एंगल चाहिए उसको साथ में रख लो। Yes, sir. देखो ये सारी चीजें ऐसे ही सीखी जाती है। अब कल से कोई क्वेश्चन नया भी आए ना, ये मैनिपुलेशन आपको खुद से सीखनी। 2b को उधर लेकर सी और बी को साथ में क्यों रखा? क्योंकि इनके बीच में एंगल चाहिए, तो जिसके बीच में एंगल चाहिए उसको साथ में रख लिया। अब ये दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होंगे, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब स्क्वायरिंग कर दो, पूरे का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना है, कैलकुलेशन एरर मत कर लेना, ब्रैकेट्स बना लेना। अब c प्लस 2b का स्क्वायर क्या होगा? अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ c भी चाहिए हमको, तो उसके लिए फिर सोचना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ c भी आएगा ना? यस सर। c स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4c डॉट b। LHS पार्ट ये आ गया। RHS पार्ट में क्या आएगा? 2√2 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था हमको ऑलरेडी 4√2 आया ना? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मैंने दिया हुआ है 4√2। 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 2 का 32। यस सर। 4√2 का स्क्वायर मतलब 32। अब प्रॉब्लम क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ b तो पता है मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ c कैसे निकालूं? यहाँ पे सारी कहानी अटक गई मैग्नीट्यूड ऑफ c पे, बाकी सब तो पता ही। चलो वैल्यू रख दो फिलहाल के लिए। मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 4
इंटू बी का स्क्वायर 64 प्लस 4 magnitude of C into magnitude of B into cos of angle between them equal to 8 into 32. इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर प्लस 32 मैग्नीट्यूड ऑफ C cos of थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है पता करना। 0 आ रहा है क्या? अरे 0 आ गया फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ये कैंसिल, 8 इंटू 32 मतलब क्या हो जाएगा? 4 इंटू 64 ही तो है ये। बोलो ये 4 इंटू 64 4 इंटू सॉरी 0 नहीं आएगा, सॉरी नहीं सही है, 0 आ रहा है। देखो 0 आ रहा है, Yes. Yes, sir. यस सर आ रहा है। इसमें Yes, मैग्नीट्यूड ऑफ sir. सी का जरूरत ही नहीं पड़ा, फिर तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉमन आ जाएगा। नहीं कॉमन भी नहीं आएगा, सी का स्क्वायर है ना यहाँ पे, सी फिर भी चाहिए ना। सर सी स्क्वायर 6 टाइम्स ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर आया मेरा। अच्छा कैसे निकाला आपने? यहाँ पे मैग्नीट्यूड से इक्वेट किया। सर मैंने ऊपर जो पहले से इक्वेशन थी ना जो सी वेक्टर के उसमें, तो मैंने उसको स्क्वायर कर निकाल दिया था। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। यहाँ से भी देखो आप निकाल सकते हो मैग्नीट्यूड। अगर यहाँ से ये दो वेक्टर अगर इक्वल है तो इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। यस सर। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकलेगा, क्योंकि ये निकालना पड़ेगा, बिना उसके काम ही नहीं हो रहा है। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने के लिए यहीं से इन दोनों को इक्वेट करोगे। क्लियर है? Yes. चलो एक बार करके Yes. देखते हैं। देखो ध्यान से, इसी रिलेशन में वेक्टर सी इक्वल टू ये दिया हुआ है। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालने के लिए दोनों तरफ के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो। स्क्वायर इक्वल टू 2√2 इंटू ए क्रॉस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से Yes, मैग्नीट्यूड ऑफ सी पता कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो जैसे ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही आ जाएगी, क्योंकि देखो ए क्रॉस बी डॉट बी है ना। बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी कर दिया, हाँ है ना। लगा 8 इंटू ए क्रॉस बी अभी हमने निकाला ही था 4√2। ए क्रॉस बी कितना है? 4√2 प्लस 4 इंटू बी स्क्वायर कितना था? 8 माइनस 0 ए क्रॉस बी डॉट बी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 64 कितना आ रहा है? बोलो 32 इंटू 8 इतना टाइम कैसे लग रहा है? क्या सॉल्व किया फिर आपने? 8 टू जा 24 प्लस 25 256 इंटू 2 6 टू द 512 चेक करना। यस सर 512। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ जाएगा? ये किसका स्क्वायर रूट होता है? सर 16√2। 16√2 आ रहा है क्या? ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो। 512 प्लस 32 इंटू 16√2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से कॉस थीटा आएगा आपको। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप गए तो डुएबल था। आपने पूरा सॉल्व किया, फिर आपने देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी की जरूरत पड़ रही है, तो वापस जब भी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी तो वापस अपन ने क्या करा? दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर किया तो वापस मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखती है। क्लियर? Yes, sir. ओके।
यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? एनीवन? ठीक है। अब एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसा सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आ जाता है, क्वेश्चन को आसान बनाने में। ठीक है, क्योंकि इससे जो रिजल्ट आते हैं वो दूसरे कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको, थोड़ा फंडामेंटल पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फंडामेंटल्स पढ़ेंगे। ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत काम आता है क्वेश्चन को आसान बनाने में। अब देखो, आपने देखा था वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या था? दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि तीन वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो, तीन वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब दो तरह के वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम से ही क्लियर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर स्केलर आता है तो उसको बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर बॉक्स प्रोडक्ट। और तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर वेक्टर आता है, तीन वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे अगर आंसर भी वेक्टर ही आ रहा है कोई ना कोई, तो उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का हिंट दे रहा हूं, सुनो ध्यान से। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका एक और नाम है बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं उसका भी लॉजिक समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो पहले हम तीन वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है ताकि आंसर स्केलर आ जाए। अब कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? इसी दो के बीच में क्रॉस कर दो, इससे जो वेक्टर आएगा उसको बचे हुए के साथ डॉट कर दो। तो एक जगह क्रॉस एक जगह डॉट अप्लाई कर दो, कहीं पे भी एक जगह क्रॉस और बची हुई जगह क्या अप्लाई कर दो? डॉट। तो इससे आपका जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी भी कर सकते हो। तो इस तरह के वेक्टर को हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, इसको नोटेशन करने, इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इन्होंने ऐसे दिखाया, किसकी कैलकुलेशन आगे जाके बहुत होती थी, इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इसको ऐसे लिखा, बॉक्स ऑफ एबीसी। तो कभी भी आपको बॉक्स ऑफ एबीसी दिखे मतलब वो यही है, तो दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। बॉक्स ऑफ एबीसी को पता ओपन करने का तरीका क्या है? किसी की दो के बीच में क्रॉस और बचे हुए के बीच में डॉट लगा दो। अंडरस्टूड? तो ये बॉक्स ऑफ एबीसी। आर यू गेटिंग Yes, sir. एवरीवन? अगर मान लो Yes, ऐसा sir. होता बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ बी सी ए। ये क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ बी सी ए। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. तो एक तो ये चीज होगी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, एंड सो ऑन। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टी और समझते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनना अगर समझना चाहो तो। एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि अगर बॉक्स ऑफ एबीसी तीन नॉन जीरो वेक्टर है, मान लो देयर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर, अगर बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो आता है तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखो, इसके पहले अपन ने जीरो से रिलेटेड दो चीजें देखी थी। ए डॉट बी अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। वैसे अगर ये बॉक्स ऑफ एबीसी या फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इन तीनों वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन होगा ये हमको समझना है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, बोलो। sir. Yes. तीनों वेक्टर आपके नॉन जीरो है। अच्छा, सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली? ए क्रॉस बी डॉट सी, सो जो आंसर आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अब ये जीरो कब होगा? नहीं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होगा। सुनो ध्यान से, ये जीरो कब होगा? अच्छा, कौन किसके परपेंडिकुलर होगा? क्या ए बी सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे या फिर कौन? ये जीरो कब आता है? किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आता है? So, इनको आपस में परपेंडिकुलर। जब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? ठीक है. C vector की. सी वेक्टर के।
ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. यस इसको विजुअलाइज करो अपनी टेबल पे, नोटबुक पे विजुअलाइज करो। 3 पेन ले लो और ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो सी के परपेंडिकुलर है, तो बताओ ए बी सी में क्या रिलेशन आ रहा है? थोड़ा सोचो अपने आप से। नहीं, कोलिनियर नहीं बोलेंगे। सर तीनों परपेंडिकुलर होंगे। नहीं, तीनों परपेंडिकुलर भी नहीं होंगे, जरूरी नहीं है। और सोचो, कोलिनियर भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, और बता। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा, हाँ सेम प्लेन, करेक्ट। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना। सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी बना रहा हूं। ये मान लो वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है ना? अच्छा, ए क्रॉस बी वाला वेक्टर कौन सा आएगा? इनके परपेंडिकुलर होगा इनके सर। परपेंडिकुलर होगा, है ना? Yes, sir. बोलो, तो ये वेक्टर आपका होगा ए क्रॉस बी। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? Yes, sir. अब जो मेरा Sir. सी वेक्टर है, वो सी वेक्टर बताओ कैसे बनेगा? सी वेक्टर कैसा है? सी वेक्टर कैसा है? ए और बी के परपेंडिकुलर। यस सर। सी वेक्टर कैसा है? ए और बी के परपेंडिकुलर। अब देखो ये जो लाइन है, इसमें देखो ये जो लाइन है, इसमें ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। मतलब इसको अगर, इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलल डिस्प्लेस करूंगा आगे, इस वेक्टर को अगर आप पैरेलल डिस्प्लेस करोगे तो ये इसी प्लेन में आ जाएगी, ए और बी के प्लेन में, है ना? Yes, sir. यस सर। तो मतलब ये तीनों के तीनों ए बी सी एक सिंगल प्लेन में लाई करेंगे। ए बी सी क्या करेंगे? एक सिंगल प्लेन मतलब एक पेज पे लाई करेंगे। तो यहां से आप बोलोगे वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ये बहुत अच्छी कंडीशन आ गई। आगे जाके अगर किसी ने पूछा कि चेक फॉलोइंग वेक्टर, अब देखो ये सिलेबस में डिलीट हो गया, लेकिन सबसे आसान तरीका, कोप्लेनर डिलीट नहीं हुआ है। कोप्लेनर पे क्वेश्चन आते हैं, अब उसको दूसरे तरीके से कराया गया है बुक्स में अलग अलग तरीके से कराया गया है, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? ये किसी भी 3 वेक्टर को अगर आपको कोप्लेनर प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर दो? उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दो। अगर या फिर चेक करना है कि कोप्लेनर है कि नहीं है, तो अगर उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर। ये विजुअलाइज कर पा रहे हो? जैसे आप ये भी सोचो, आपने बचपन में ये भी पढ़ा होगा, 2 लाइंस अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, और या फिर सोचिए ऐसा कुछ परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर मतलब वो इसमें वैलिड नहीं होगा, छोड़ो। आपको समझ में आ गया ना? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये इस खींचो के नीचे तो इसी प्लेन में लाई करेगा। बोलो Yes, यस sir. सर। Yes. ओके, तो ध्यान रखना, लिख लो इसको। इफ द बॉक्स ऑफ एबीसी इज 0, देन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। लिख लो सब लोग, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो। इफ एबीसी आर कोप्लेनर, देन बॉक्स ऑफ एबीसी इक्वल टू 0। आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा, लिख लो। विजुअलाइज कर लेना खुद से, है ना? दिख जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ए क्रॉस बी से जो परपेंडिकुलर होगा वो ए और बी के प्लेन में होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? नहीं तो याद रख लेना, नहीं विजुअलाइज हो रहा पर याद रख लेना। क्लियर है? Yes. ओके। Yes, sir. अब ये बॉक्स ऑफ एबीसी निकालना कैसा है? अब ये बॉक्स ऑफ एबीसी एज अ डिटर्मिनेंट ही निकलता है। ठीक है, बहुत आसान है, हमको बस तरीका याद रखना है। अगर मान लो वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, लिख लो सब लोग फटाफट इसको। A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। वेक्टर बी भी लिख लो इसी तरह से, B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। वेक्टर सी भी लिख लो, तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, बहुत आसान है निकालना, है ना? सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है, वो सारे कोफिशिएंट रख देना i j k के। क्लियर है? yes,
बॉक्स ऑफ एबीसी निकालने का तरीका क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. ये बस लिखते जाओ, एक एक करके भी क्वेश्चन करा दूंगा, आइडिया लग जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ी ज्यादा होती है इसमें, इसलिए थोड़ा एक साथ टाइम लगता है। लिखो यहाँ तक फटाफट, एक दो प्रॉपर्टी और है वो भी फिनिश कर लेंगे। रिटर्न एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब एक प्रॉपर्टी और होती है, वो भी लिख लो कि ये ना साइक्लिक ऑर्डर में इनका बॉक्स प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे मान लो ये वेक्टर ए, ये बी और ये सी, तो बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालो, ए बी सी का बॉक्स, या ऑर्डर वही रखा साइक्लिक ऑर्डर, बी सी ए का बॉक्स, और दूसरा क्या बचेगा? सी ए बी। अगर ऑर्डर वही है ए बी सी ए सी ए बी, तीनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन अभी के लिए याद रख लो बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी सी ए इक्वल टू बॉक्स ऑफ सी ए बी। अंडरस्टूड? Yes. अच्छा, किसी एक को अगर आपने आपस में इंटरचेंज कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने इस साइक्लिक ऑर्डर को गड़बड़ कर दिया, किसी एक को इंटरचेंज कर दिया, मतलब सी को पहले लिख दिया बी को बाद में लिख दिया, तो सी बी ए क्या हो जाएगा? अच्छा, एक्चुअली ये ना डिटरमिनेंट जैसे काम करता है। डिटरमिनेंट के कोई दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर दे तो क्या होता है? माइनस साइन आगे आ जाता है, याद है? यस है ना, किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर देते हो तो क्या हो जाता है? माइनस साइन आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए बी सी। क्लियर है? Yes. यहाँ पे क्या ए बी सी और बी सी ए इक्वल क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ए को बी के साथ किया, मतलब वो समझ लो आप क्या कर दिया आपने, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? Yes, sir. जैसा डिटरमिनेंट में होता है सेम काम यहाँ पे, डिटरमिनेंट जैसे रिलेट करो, दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे माइनस साइन चेंज होता है। दो रो अगर सेम है तो आंसर कितना आता है डिटरमिनेंट में? जीरो। जीरो याद आ रहा है? डिटरमिनेंट की अगर दो रो सेम है तो आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। यस सर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसका आंसर तो डिटरमिनेंट ही है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का बॉक्स प्रोडक्ट, बताओ क्या आएगा? जीरो। और ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था एक्चुअली में, ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो ही तो आता है, ये भी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको मैंने, याद आ रहा है? Yes. अच्छा, मैं अगर ऐसा लिखता वेक्टर ए वेक्टर बी और 3 टाइम्स वेक्टर है, अब सर तब भी जीरो अभी भी जीरो ही आएगा ना, क्योंकि अगर दो रो किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो इक्वल हो या दो रो प्रोपोर्शनल हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, याद आ रहा है? अच्छा, डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी और थी, याद करो, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3, ऐसे डिटरमिनेंट में किसी एक रो में मान लो सम के टर्म्स में गिवन हो, और यहाँ पे मान लो ए बी सी पी क्यू आर ऐसे दिया हो, क्या इसको मैं दो के सम में ब्रेक कर सकता हूँ? याद आ रहा है? Yes, sir. एक प्रॉपर्टी बताई Yes, sir. किसी रो के और Yes, sir. यहाँ पे आ जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पे आ जाएगा y1 y2 y3, और बची हुई दो रो एज इट इज, है ना? Yes, sir. डिटरमिनेंट में होता था, तो सेम यहाँ पे भी होगा कि मान लो यहाँ पे कोई एक रो दो वेक्टर के बराबर, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और वेक्टर हो पी और क्यू, तो बताओ इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकते हो? ए अलग हो जाएगा, सर बी पी क्यू ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू, है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. सारा लॉजिक बस वही अप्लाई हो रहा है, डिटरमिनेंट का ही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कब आ रहा है? एक तो तीनों वेक्टर क्या हो आपके कोप्लेनर हो, और दूसरा कोई भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो गए आपस में, कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर हो गए तो भी बॉक्स प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, है ना? क्लियर है? तो ये भी लिख लो, इफ एनी टू वेक्टर, ऐसा लिखो, इन
box of ABC if any two vector, तीनों में से कोई भी दो वेक्टर आर कोलिनियर, कोई भी दो वेक्टर, ध्यान रखना है, तीनों में से कोई भी दो वेक्टर भी अगर कोलिनियर हो गए, देन बॉक्स ऑफ एबीसी विल बी 0. अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो. यस सर। देखो यहां तक अपन ने क्या पढ़ा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ए क्रॉस बी डॉट सी या फिर ए डॉट बी क्रॉस सी, डॉट या क्रॉस कहीं पे भी लगा सकते बॉक्स के अंदर. दूसरा हमने देखा कि ये अगर 0 आ रहा है, तीन अलग अलग वेक्टर है मान लो, तीन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, और फिर भी अगर उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर. तीनों वेक्टर कैसे होंगे? कोप्लेनर. दूसरा हमने देखा कि कैसे इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. तो इसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है? ये होता है जैसा हमने डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी अप्लीकेबल होती है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है. तो बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ बीसी और बॉक्स ऑफ सीएबी सब आपस में इक्वल हो. किसी दो को आपस में इंटरचेंज करोगे तो माइनस साइन लग जाएगा. अगर तीनों में से कोई दो वेक्टर अगर आपस में कोलिनियर है या सेम है या प्रोपोर्शनल है, तो बॉक्स का आंसर 0 आएगा. दो एडिशन है तो सम के अबाउट ब्रेक कर सकते हो. अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. यस सर. ठीक है, क्वेश्चन ट्राई करो. सर लास्ट प्रॉपर्टी दिखाना. ठीक है.
देखो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी है ना। आपको क्या पता करना है, ओपी का प्रोजेक्शन किस वेक्टर पे। आसान क्वेश्चन, टफ नहीं था एक्चुअली। ओपी का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए सी। तो ए बी और ए सी के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होगा, ए बी क्रॉस ए सी होगा, है ना। यस सर। यस सर। तो ए बी क्रॉस ए सी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बी माइनस ए। तो चलो यहाँ पर लिख देता हूँ फिर बी माइनस ए। फिर ये बी माइनस ए करोगे तो कितना आएगा, 4 - 1। और ये तो ये आई कैप जे कैप के कैप। और एसी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए। सी में से ए माइनस करना। कैलकुलेशन देख लेना बस। ये कितना आंसर आ रहा बताना, किसी ने निकाला हो तो। ए बी क्रॉस ए सी सर 5 आई कैप माइनस 8 जी कैप प्लस 10 की कैप 5 आई कैप माइनस प्लस 8 जे कैप। माइनस 8 जे कैप प्लस 10 की कैप। ये सब लोग निकाल लोगे ना डिटरमिनेंट एवरीवन। यस सर। यस सर। इसको एक काम करते हैं, इस नए वेक्टर को नाम दे देते हैं, वो ओपी है, इसको ओक्यू नाम देते हैं। आपको क्या निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन ओक्यू। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर ऑन ओक्यू वेक्टर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या है, ओपी का प्रोजेक्शन ओक्यू पे, तो ओपी डॉट ओक्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओक्यू वेक्टर, है ना। क्लियर एवरीवन। ओपी डॉट ओक्यू, ओपी दिया हुआ है, ओक्यू दिया हुआ है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी कर सकते हो। -1 × 5 -2 × -8 और 3 × 10 अपॉन ओक्यू का मैग्नीट्यूड। यहां से आपके पास प्रोजेक्शन आएगा। अंडरस्टूड और नॉट। फिर जे का कोफिशिएंट 8 कैसे? सर -10 आ रहा है जी का कोएफिशिएंट। -10 आ रहा है, ठीक है। सर ओके, तो यहाँ -10 कर लो। यहाँ -10 होगा तो यहाँ -10 हो जाएगा। क्लियर है। यस यस सर। सर। अब सही है। यस सर। ओके, 5 आई कैप -10 जे कैप प्लस 10 के कैप। और इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो अंडर 100 + 100 + 25 225 15। तो ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा 15, ऊपर बनेगा, ऊपर देखो कितना बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 45/15 3। अंडरस्टूड यस एवरीवन। सर। हाँ ठीक है। अब देखो ये 2023 में क्वेश्चन आया था, अजीब सा दिखा था, लेकिन क्वेश्चन टफ थोड़ी है, आसानी है। यस सर। अंडरस्टूड। यस सर। ये करो, हिंट भी दिया हुआ है नीचे थोड़ा सा, बाद में कैलकुलेशन में लिखो, करो ट्राई, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन।
बॉक्स को ओपन करने का तरीका क्या सिखाया था? इसको कैसे ओपन करोगे? बोलो क्या सिखाया था? यहाँ पे 3 वेक्टर है, ये पूरा एक वेक्टर ए बी सी, बी माइनस ए और सी। ए बी सी एक वेक्टर है, बी माइनस एक वेक्टर है, सी एक वेक्टर है। यहाँ पे बॉक्स को ओपन कैसे करेंगे? किसी दो के बीच में क्रॉस और बचे हुए के बीच में डॉट, है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी, डॉट लगाना तो डॉट लगाओ या क्रॉस लगा दो। और दूसरा उधर वेक्टर, उन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दो, बी माइनस ए क्रॉस सी, है ना? बोलो बॉक्स ऑफ एबीसी ऐसे ओपन करते हो कि नहीं? यस सर। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहाँ क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी का डॉट, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? सीक्वेंस ध्यान रखना, बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, क्लियर है? बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी, अंडरस्टूड? अब एक एक करके डॉट, सबसे पहले ए का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो सबसे पहले वाला क्या जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर है? फिर अगला बताओ क्या आएगा? ए डॉट ए क्रॉस सी, ए डॉट ए क्रॉस सी कितना आएगा? 0 0, है ना? ध्यान रखना है ऐसे। अगला देखो बी डॉट बी क्रॉस सी, सर 0 0 0। बी डॉट, यह आ जाएगा माइनस ऑफ बी डॉट ए क्रॉस सी। फिर सी का करेंगे, सी डॉट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी कितना होगा? सी डॉट बी क्रॉस सी वापस से 0, और सी डॉट ए क्रॉस सी ये भी 0 हो जाएगा, है ना? यस अच्छा ये ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है? ये बॉक्स ऑफ एबीसी ये तो है, ये क्या है? बॉक्स ऑफ एबीसी, है ना? यस अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बी ए सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? बी ए सी माइनस टाइम्स, तो बी ए सी क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी। ऑर्डर उल्टा है, बी ए सी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी लिख सकता हूँ, है ना? और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आपको समझ में आ रहा है सबको? यस। यहाँ बी ए सी है, तो यहाँ पे ऑर्डर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वापिस से बॉक्स ऑफ एबीसी, तो बॉक्स ऑफ एबीसी प्लस बॉक्स ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब ए बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए बी और सी अगर तीनों के तीनों आपस में अगर परपेंडिकुलर होते हैं, तो बॉक्स ऑफ एबीसी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। प्रूव करना भी आसान है, अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो सी के पैरेलल होगा, और उसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी cos थीटा 1 होगा, तो जगह 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर है? यस सर देखो ये मैनिपुलेटिव वाले क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, ऐसे बॉक्स वाला तो नहीं आएगा, लेकिन बस एक तरीका सिखा, एक्चुअली एप्लीकेशन सिखा दिया आपको। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे अप्लाई? यस। ओके ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में 3D स्टार्ट हो जाएगा, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो अगले 2 लेक्चर में 3D आपका फिनिश हो जाएगा। 3D वैसे बहुत वास्ट चैप्टर था, लेकिन जेई मेंस के सिलेबस में से प्लेन पूरा डिलीट हो गया, तो आपको सिर्फ लाइंस पढ़नी है, तो 2 लेक्चर में बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगा। तो अगली क्लास में 3D स्टार्ट कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय, गुड नाइट।